हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। सो इस वीडियो में हम लोग जीके का एक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। और मैंने बार बार कहा है, एमटीएस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यही मेक और ब्रेक होंगे आपकी सिलेक्शन में। लेकिन बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं वीडियो पे कि हर कोई प्रीवियस ईयर पेपर करके जाएगा तो जो 50-60 लाख लोग बैठते हैं हर किसी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ऐसे तो ये इतना इरेलेवेंट सवाल है कि इसका जवाब देने का मेरा इच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 2 मई की पहली शिफ्ट है। इसमें 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था और अभी आपके सामने मैं पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप देखना इसमें प्रीवियस ईयर पेपर का कितना ज्यादा महत्व है, कितने सवाल प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉल्व हो सकते थे। 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि 105 नंबर अगर जो कैंडिडेट लाया होगा तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई होगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स को याद करके फिर उनको रिकॉल करना, मतलब एक तरीके से अगर मॉक टेस्ट कोई हो तो बहुत अच्छा रहता है। और मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के मॉक टेस्ट के लिए भी चार्जेस लगते हैं, तो अगर आपके पास चार्जेस नहीं है, फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो एसएससी एमटीएस जो एग्जाम का नाम है आगे .in लगा दो, ये वेबसाइट है। इस पर जाकर आप प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक दे सकते हो, sscmts.in। मैंने उसमें मॉक अपलोड कर दिया है और आने वाले टाइम में डेली में 2-2 4-4 मॉक जैसे मुझे अवेलेबल रहेगा, मैं अपलोड करता रहूंगा sscmts.in। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मैंने पूछे 2024 वाले जो रेलेवेंट मुझे एग्जाम के प्रति लगे हैं। तो आप जाके इस वेबसाइट पे मॉक दे सकते हो, स्कोर अपना देख सकते हो। उसमें 25 क्वेश्चन है जीके के और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर के हैं तो कम से कम 22-23 क्वेश्चन आप उसमें करेक्ट करो ही। SSCMTS वेबसाइट का नाम है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। पहला सवाल है, कौन सी कंट्री ने 1982 में एशियन गेम्स को होस्ट किया था? 1951 में और 1982 में 2 बार भारत में एशियन गेम्स हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चन था। मैं ऐसे कैटेगरी बना दूंगा, पी की, टी की और डी की। पी मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, टी मतलब टफ क्वेश्चन जो आप नहीं कर सकते थे, डी मतलब डुएबल सवाल जो आप कर सकते थे। मतलब लास्ट में जब हम स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो पी और डी इन्हीं को जोड़ेंगे, टी को नहीं जोड़ेंगे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड बाय गालो ट्राइब? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन टफ क्वेश्चन में मैं इसको डालता हूँ। बहुत ही ऑब्सक्योर सा क्वेश्चन है, कभी एक बार पूछ लिया गया। मोपिन इसका राइट आंसर है बाय द वे। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर के सही से रट्टे लगाए हैं तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं टफ मान के चल रहा हूँ क्योंकि कैंडिडेट इतना याद नहीं रख पाते। ये एक आसान क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में प्राइम पीएमओ ने होमी बाबा सेंटर हॉस्पिटल, ये कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन करा है? चेन्नई इसका राइट आंसर है। ये करंट का क्वेश्चन था और डुएबल सवाल है क्योंकि इतना हर कैंडिडेट पढ़ के जाता है, हर मैगजीन में दिया हुआ था। मैग्नस कार्लसन, ये चेस से संबंध रखते हैं, आसान सवाल है, डुएबल कैटेगरी में डाल देते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, 2021 का क्लासिफिकेशन जो है इंडिया किस कैटेगरी में है? ये क्लासिफिकेशन 2021 का लिखा होता है चाहे 18-19 का लिखा होता, आंसर इसका लोअर मिडिल इनकम कंट्री होता। आप ये तो कॉमन सेंस से हो सकता था कि भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। मिडिल इनकम तो आता है लोअर में आता है, मिडिल का भी लोअर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में तो हालांकि दिया नहीं हुआ, यहाँ पर मिडिल इनकम दिया रहता है तो आप मिडिल में टिक कर देते, लेकिन नहीं, लोअर मिडिल में आता है। तो डुएबल सवाल है, रिपीटेड भी है, बट स्टिल हम लोग उसको डुएबल मान के चलते हैं। ये एक आसान सवाल है, इसके आपको आना चाहिए। प्रस्तावना जो भारत के संविधान का है, प्रियम्बल, उसमें ये लिखा हुआ है कि फ्रेटर्निटी और डिग्निटी जो है किसी भी एक नागरिक की, उसको एश्योर करना ये फर्ज है संविधान का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है, फ्रेटर्निटी। और आप इसकी वर्डिंग भी पढ़ोगे, अगर फ्रेटर्निटी एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो फ्रेटर्निटी इसमें करेक्ट बैठेगा। तो ये डुएबल सवाल था। ये तो यार अगर गलत कर दिया तो आपकी 100 से पिटाई होगी, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है और डुएबल भी है। मतलब कि वो सेल जिसका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है, तो यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यही डिफरेंस होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। डुएबल सवाल। टेम्पल एट खजुराहो, आसान सवाल, प्रीवियस ईयर का भी है, डुएबल भी है। खजुराहो का टेम्पल किसने बनवाया? चंदेला डायनेस्टी। आए हुए सवाल है। ये सवाल प्रीवियस ईयर का नहीं है, लेकिन मैं इसको कह सकता हूँ कि डुएबल है। अगर आपने कभी भी पढ़ा हो कि बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने हैं, दो ही चीजें जो आप याद कर सकते हो, ठीक है, वो है रामसर साइट कितनी है भारत में। मेरे ख्याल से 86 तक तो मैंने याद कर रखी है, शायद अब बढ़ गई है 2-3, देख लेना, ये बढ़ती रहती है क्योंकि हर साल 1-2 ऐड होती है। और बायोस्फीयर रिजर्व, बाकी आप कुछ भी याद नहीं कर सकते हो क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी हैं, 400-500 हैं। नेशनल पार्क्स कितने सारे हैं नहीं याद कर पाओगे आप। लोकेशन याद कर लोगे लेकिन नंबर नहीं याद कर सकते आप। ऐसे रामसर साइट और बायोस्फीयर रिजर्व पता होनी चाहिए। डुएबल कह लो या फिर मैं आपके लिए इसको टफ कैटेगरी में डाल देता हूँ, 18 इसका वैसे राइट आंसर है। अगला सवाल है, इन 18th सेंचुरी जो कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटेन में बनी थी उससे क्या प्रभाव पड़ा था भारत के ऊपर? जाहिर सी बात है, कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटेन में बन गई थी तो भारत से रॉ कॉटन ये लोग लेके जाते थे और भारत में ये बहुत सारे डंपिंग कर देते थे क्लोथ्स की। आपको पता होगा जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उसमें भी यही करा था कि जो भारत की खादी थी उसके लिए ज्यादा उन्होंने प्रोत्साहन दिया था।
तो डिक्लाइन हो गई थी टेक्सटाइल प्रोडक्शन भारत में। ऐसा कुछ हुआ था 18वीं शताब्दी में, जब कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटेन में हो गई थी। वो जो उन्होंने जो उस मील का खोज कर ली थी, तो उसी से ये जो है पूरा चेंज आ गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड, जब उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तब। एस्किमोज जो है ये किस जियोग्राफिकल रीजन से संबंध रखते हैं? आर्टिक रीजन से संबंध रखते हैं, या पोलार भी कह लो आप, ठीक है। एस्किमोज वो होते हैं वो लोग जो पहाड़ी नहीं आर्टिक क्षेत्र में रहते हैं, पोलर रीजन में, जिनके आपने देखा होगा जो रहता है हैट जो उनकी है जो ऐसी रहती है, इसमें का ऐसे कुछ रहता है, मुझे याद पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ऐसे से मैंने उसको देखा है, मुझे याद है। तो आर्टिक रीजन में रहने वाले, वैसे आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा जरूर होगा। डुएबल सवाल की कैटेगरी में मैं इसको डालता हूँ, और इससे पहले वाला भी डुएबल ही था, वो ये वाला ब्रिटेन वाला कॉमन सेंस से क्योंकि हो सकता था। ये सवाल आसान है, जिंगजियान रीजन कहाँ पर है? चाइना में। डुएबल सवाल। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, डुएबल सवाल और प्रीवियस पेपर का भी है। द ऑफेंस फॉर विच पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोई ऐसा अपराध जिसमें कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं है, बगैर वारंट के कॉग्निजेबल ऑफेंस आप कह सकते हो उसे। जैसे कि अभी जो सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में, एक्साइज पॉलिसी में, मतलब ये ऐसे कानून होते हैं जहां पर कोर्ट की परमिशन के बगैर पुलिस अरेस्ट कर सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस उन्हें कहा जाता है। एक टफ सवाल कैटेगरी में डाल देते हैं अगर आपको थोड़ी जनरल नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गई, कुछ प्रिवेंटिव होती है, कुछ पुंटेटिव होती है, तो ये सब चीजें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये जनरल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं टफ कैटेगरी में इसको डाल रहा हूँ। 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय मराठास इन द डेक्कन एरियाज, वो एक चौथाई जो वो लेते थे ना, एक चौथाई बोले तो 25%, चौथ उसे कहा जाता था। प्रीवियस ईयर का भी सवाल है और डुएबल भी है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री, आसान सवाल, डुएबल भी है, प्रीवियस ईयर पेपर का भी है, बहुत बार आया है। ये थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, लेकिन ये टफ सवाल मैं बोलूंगा, क्योंकि ऑब्सक्योर सवाल है, इतना कैंडिडेट याद नहीं रख पाते, कोई भी नहीं याद रख सकता। हालांकि आया प्रीवियस ईयर में है, लेकिन इतना रैंडम याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तमिलनाडु का ये कारागम फोक डांस है, लेकिन हम लोग उसको टफ मान के चलेंगे, मतलब लास्ट में कैलकुलेट नहीं करेंगे इसको। गैर डांस, ये यार प्रीवियस ईयर का भी है और डुएबल भी है, क्योंकि आप अदरवाइज भी इसमें गैस मार सकते हो। भील जनजाति जो है राजस्थान की इस डांस को परफॉर्म करती है, और राजस्थान से संबंधित डांस, उनके फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के, थोड़ा इसको आप ध्यान रखना। डुएबल सवाल है, प्रीवियस ईयर का भी है। इनमें से कौन सा मेजर टाइप नहीं है? 3 रॉक की टाइप्स होती है, सेडिमेंट्री, इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक। मैग्नेटिक कोई रॉक नहीं होती। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, डुएबल सवाल है। ये कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर का है कि मगध एम्पायर में इनमें से कौन सा नहीं था? इंद्रप्रस्थ इसका राइट आंसर है, प्रीवियस ईयर का भी है और डुएबल भी मानते हैं इसको हम। ये एक बड़ा ही कॉमन सेंस का सवाल है कि कौन सी फार्मिंग है जहां पर फॉडर भी उगाया जाता है और जानवर का भी पशुपालन भी किया जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, और 2022 में बाकी शिफ्ट में भी आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है, एमटीएस एग्जाम में, बाकी एग्जाम छोड़ो एमटीएस में ही आया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर का डुएबल सवाल। पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रीवियस ईयर डुएबल बॉम्बे में हुआ था। इलायस खान प्रीवियस ईयर डुएबल, देख लेना इसको, डायरेक्ट आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा। सितार वादक है इलायस खान। अदरवाइज भी अगर प्रीवियस ईयर ना भी इसको मानो तो हम लोग घराने याद करते हैं, ठीक है, घराने याद करते हैं, और जो उनके वादक होते हैं वो भी याद करते हैं। उसमें सितार, संतूर, तबला, ये 3-4 जो हॉट है, बिल्कुल मतलब हॉट इन द सेंस कि हाई प्रोफाइल है, इनके तो सारे के सारे याद करने पड़ते हैं। तो अदरवाइज भी आप इसको कर सकते थे। तो डुएबल सवाल ना मानते हो, चलो टफ मान लेते हैं, कितना नहीं याद रहते, मतलब थोड़ा लूज साइड पे कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए मैं इसको वो मान रहा हूँ। अगला सवाल है कि जो फंगाई होती है, फंगस, फंगी कुछ भी कह लो, ये किस पे ग्रो कर सकती है? वो तो कहीं भी ग्रो कर जाएगी, ब्रेड हो, पिकल्स हो, लेदर हो, क्लोथ्स हो। इनफैक्ट बॉइलिंग वाटर में भी फंगस पाई जाती है कहीं कहीं पर। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी आया था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, कि फंगस मिल जाती है कहीं कहीं बॉइलिंग वाटर में भी, मतलब 100 डिग्री के ऊपर भी फंगस पाई जाती है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, एज पर द बजट 2023-24 हाउ मच कम्स फ्रॉम द कॉर्पोरेशन टैक्स फॉर एवरी 1 रुपीज, मतलब कितने परसेंट जो है, मतलब ये रुपीज और पैसा वैसा छोड़ो, ये पूछ रहे कितने परसेंट जो कॉर्पोरेशन टैक्स आता है भारत के बजट में? 15%। अब देखो दिक्कत इसमें ये है कि इस साल 15% था, मतलब पिछले साल, अब इस साल पता नहीं कितना होगा, ये घटता बढ़ता रहता है। अब क्या करने लगा ये लोग, बजट से भी क्वेश्चन पूछने लगे, थोड़े फैक्ट पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ से आएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स से आएगा कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स से आएगा, डायरेक्ट टैक्स में भी किससे आएगा? ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। अब जीएसटी में पैसा बहुत आएगा, लेकिन जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया।
तो ये सब चीज थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेना बजट से पहले। अगर मेरे को समय मिला तो मैं करंट अफेयर जब कराऊंगा तो उसमें बजट वाले भी एक स्लाइड ऐड करके पढ़ा दूंगा बजट भी, ताकि उसके जो फैक्ट है जो एग्जाम में आएंगे वो कर सकूं। ये टफ सवाल कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं, ये डुएबल। अब चलो हम लोग जो है लास्ट में जोड़ लेते हैं कि कितने सवाल टफ थे और कितने डुएबल थे। मैं जरा पेन का कलर बदल देता हूँ। आप लोग मॉक जरूर देना जाके SSCMTS.in पे जाके एक बार मॉक देना, तब आपको पूरी अपनी तैयारी का अंदाजा लगेगा। तो लेट्स सी कि कितने टफ हैं, कितने डुएबल हैं और कितने PYP से हैं। ठीक, अभी देखते हैं। तो डुएबल देख लेते हैं, बाकी टफ तो अपने आप बचे हुए वही हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 प्रीवियस ईयर से डुएबल सवाल। 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे। और प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं जरा कितने क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर पेपर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके सामने ही है। 5 सवाल जो है वो डुएबल नहीं थे। 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, जिसमें से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रीवियस पेपर से ताल्लुक रखते थे। और ये एक टफ शिफ्ट है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक है, आप लोग जाके देख लेना नॉर्मलाइजेशन कितनी हुई थी कैंडिडेट्स की 12 मई की पहली शिफ्ट में। अगर मेरे पास डेटा रहेगा मैं आपको दिखा देता, वैसे भी अटैच कर दूंगा। मैंने आपको कई बार दिखाई भी है वो PDF, वो फोटो जो रैंक के ऊपर डेटा। 20 नंबर की नॉर्मलाइजेशन हुई थी इसमें। अगर आप 20 सवाल भी नहीं करते, 18 भी अगर आप कर पाते हो तो भी एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। बिकॉज हम लोगों को पता है 23-17 कॉम्बिनेशन हमको रखना है। 23 सवाल इंग्लिश में, 17 सवाल जीके में, और यहाँ पर 20 सवाल डुएबल थे, जिसमें से 12 सवाल तो प्रीवियस पेपर से ही आ रहे हैं। बाकी बहुत से ऐसे सवाल थे जो कॉमन सेंस से हो सकते थे। और थोड़ा एफर्ट और मार लो, अगर बजट वगैरह पढ़ के जा रहे हो तो ये 20 का 21 हो सकता है। मैं तो टफ कैटेगरी में डाल दिया ना मैंने इसको, कि आप नहीं कर रहे हो उसको। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, आपके सामने बिल्कुल क्लियर ओपन चीजें, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कुछ आपसे छुपाया हो। आपके सामने डुएबल सवाल 20 हैं, प्रीवियस पेपर से 12 आ रहे हैं। 5 सवाल टफ कैटेगरी में मैंने डाल दिए जो नहीं हो सकते थे कैंडिडेट से। ठीक है, जैसे कि ये वाला इलायस खान वाला है, कुछ लोग इसको कर सकते थे लेकिन फिर भी मैंने इसे टफ कैटेगरी में डाल दिया। तो ये सीन है प्रीवियस पेपर्स का, ये महत्व है प्रीवियस पेपर का। 36 नंबर तो डायरेक्ट प्रीवियस पेपर से ही आ रहे हैं। और कैंडिडेट्स ऐसा फिर कमेंट करते हैं कि इस हिसाब से तो 50 लाख लोग जो भी बैठते हैं, 40 लाख जितने भी लोग बैठते हैं, उनके हिसाब से हर किसी को एग्जाम क्लियर कर लेना चाहिए। अब मैं इसमें क्या ही मैं कुछ कह नहीं सकता। ये इस साल वो उस साल का पेपर है 2022 का, जब 125 मिनिमम कट ऑफ थी स्टेट ऑफ कर्नाटका की। मतलब 125 नंबर लाओ और गवर्नमेंट जॉब ले जाओ। और उस साल 36 नंबर प्रीवियस पेपर से ही आ गए थे। अब मैं इसे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ, 125 से नॉर्मलाइज्ड है बाय द वे। इस शिफ्ट का देखा जाए तो 105 में जॉब मिल रही थी, जिसमें 36 नंबर प्रीवियस पेपर से ही आ रहे हैं। महत्व आप समझ सकते हो प्रीवियस पेपर का, और बार बार रिपीट करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। SSCMTS.in, इस पे जाकर आप लोग मॉक टेस्ट अवेल करो और जाके दे सकते हो। कुछ भी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई फालतू का काम नहीं, डायरेक्ट जाओ दो, देखो अपना स्कोर कितना, किस जगह गलती हो रही है, उस चीज को रिवाइज करो। दैट्स इट। ये सिंपल तरीका है, सिंपल रखो चीजों को। सिंपल है तो क्यों उसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं पता नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता। कॉम्प्लिकेट करके कुछ नहीं होता। कैंडिडेट ऑलरेडी इतना कंफ्यूज है, इतनी कंफ्यूजन ऑलरेडी है लोगों के बीच में, और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने से चीजें फिगर आउट नहीं होती यार। खैर, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना चाहो तो कर देना, आपकी इच्छा की बात है, वरना आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।